फैमिली कोर्ट में तलाक के कागज जमा कराने जाते वक्त अचानक मुझे अपनी पत्नी के मन की आवाजें सुनाई देने लगीं। मेरी हमेशा ठंडी, शांत और भावहीन रहने वाली पत्नी क्लोई बेनेट मुझे हमेशा की तरह बेपरवाही से देख रही थी, लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में एक बेहद प्यारी, रूठी हुई लड़की जैसी आवाज गूंज उठी। हबी, मुझे तलाक नहीं चाहिए। अगर मैं कह दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हम आज नहीं जाएंगे? प्लीज हबी, मुझे छोड़कर मत जाओ। इतनी गोरी, लंबी टांगों वाली खूबसूरत बीवी अगर तुम बाहर फेंक दोगे तो जिसे मैं मिल गई वो मुझे कभी वापस नहीं करेगा। मैंने घबराकर जोर से ब्रेक लगा दिए। कार आगे वाली गाड़ी से टकराते टकराते बची। मैंने अविश्वास से क्लोई की तरफ देखा। वो बिल्कुल नहीं हिली, उसकी पलकें तक नहीं झपकी। वो संगमरमर की मूर्ति की तरह शांत बैठी थी। शायद मुझे वहम हो रहा है, मैंने खुद को समझाया। मैंने गला साफ किया, फिर सावधानी से पूछा, अगर हमारा तलाक हो जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? क्लोई ने पहली बार खिड़की से नजर हटाई। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज हमेशा की तरह सपाट थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके मन की आवाजें तो जैसे पटाखों की तरह फूट पड़ी। झूठ बोल रही हूँ, मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे समाज में एक नियम है, तलाक नहीं होता, सिर्फ विधवा हुआ जाता है। अगर हबी सच में मुझे छोड़ देंगे तो मैं फांसी लगा लूंगी। हबी के बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे तो बस हबी की बाहों में रहना है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, ये कोई वहम नहीं था। उसके होंठ बिल्कुल नहीं हिले थे, फिर भी उसकी हर बात मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे उसने जोर से बोल दी हो। शायद क्लोई को भी लगा कि कुछ अजीब है। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम तलाक की बात किसी और दिन कर सकते हैं? उसी समय उसके मन की आवाज फिर सुनाई दी, कह दो, हाँ चलो घर चलते हैं, शादी मत तोड़ो। मैं हबी के बिना कैसे जीऊंगी? मैं शरारती भी बन सकती हूँ, चिपकू भी, क्यूट भी, मीठी भी। हबी को शियर टाइट्स पसंद हैं, व्हाइट स्टॉकिंग्स, फिशनेट्स। जो पसंद होगा मैं वही पहनूंगी। उसके मन की लगातार चलती बातें सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगा, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखकर मैं आखिर मान गया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, आज घर चलते हैं। क्लोई की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बस हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। घर लौटते समय कार में पहली बार सन्नाटा नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में एक बेसुरी धुन लगातार बज रही थी। हबी हबी हबी, बार बार, इतनी मीठी कि सुनकर ही अजीब लगे। उसी दिन मुझे एहसास हुआ, मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल नहीं जानता था। दुनिया की नजर में वो एक खूबसूरत, शांत और बेहद ठंडी स्वभाव वाली प्रोफेसर थी, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक बोलने वाला तोता रहता था, जो एक सेकंड भी चुप नहीं बैठता था। और एक नन्ही सी रोनी बिल्ली भी। हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। हमने सोचा था पहले शादी कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, लेकिन हम दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहे, और ऊपर से क्लोई का बर्फ जैसा स्वभाव, कि हमारा रिश्ता कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। हम पति पत्नी कम, रूममेट ज्यादा लगते थे। अलग अलग बेडरूम, घर लौटते भी एक दूसरे से दूरी बनाकर घर पहुंचकर क्लोई ने जूते बदले, फिर हमेशा की तरह शांत आवाज में बोली, हबी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लेकिन उसके मन में बिल्कुल अलग बातें चल रही थीं। आज पूरी शाम रिसर्च करूंगी, हबी को खुश कैसे किया जाए। मैंने अपनी स्टॉकिंग्स कहाँ छिपाई थी, पहले उन्हें ढूंढना होगा। हबी को इतनी ठंडी लड़कियां क्यों पसंद है, आइस क्वीन जैसी। मैं क्यों नहीं? मैं तो कितनी आसान हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, 3 सेकंड गुस्सा रहती हूँ, फिर खुद ही जाकर हबी को मना लेती हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ा रह गया, पूरी तरह हैरान। किसने कहा कि मुझे ठंडी लड़कियां पसंद है? ये तो बिल्कुल झूठ है। लेकिन उसके असली स्वभाव और बाहर की छवि के बीच का इतना बड़ा फर्क मुझे पहली बार उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, अगर वो मुझे इतना चाहती थी तो फिर हमेशा ऐसे क्यों दिखाती रही, जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं। हमारे बीच जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी थी। दुर्भाग्य से क्लोई पूरी दोपहर कमरे से बाहर नहीं निकली। वो इतनी दूर थी कि मैं उसके मन की आवाजें नहीं सुन पा रहा था। शाम को मैंने दरवाजे के बाहर से कहा, आज मेरी एक क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग है। अंदर से हमेशा की तरह ठंडी आवाज आई, ये ठीक है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। हबी फिर मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे। हर दिन क्लाइंट? क्या उनके क्लाइंट मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं? शायद मैं अच्छी पत्नी नहीं हूं, इसीलिए वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं इतना रो चुकी हूं, मेरी आंखें सूज गई हैं, बर्फ लगानी पड़ेगी। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। दिल अजीब सा हो गया। जिस क्लोई को मैं जानता था वो कभी रोती नहीं थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन असलियत में वो अकेले कमरे में बैठकर मेरे लिए रो रही थी। क्लाइंट से मिलकर मैं सीधे घर लौट आया। नहाने के बाद बिस्तर पर लेटकर छत को देखने लगा। दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। क्या हमें सच में तलाक लेना चाहिए या नहीं? मैं कभी भी बातें अधूरी छोड़ना पसंद नहीं करता। तलाक से पहले मुझे क्लोई से खुलकर एक बार बात करनी ही होगी। मुझे जानना होगा कि वो सच में क्या चाहती है। मैं अभी यही सोच रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आ जाओ। मैं उठकर बैठ गया। दरवाजा खुला। क्लोई अंदर आई। वो अभी अभी नहाकर निकली थी। गीले लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। हल्की सी भाप अब भी उसके आसपास थी। उसकी हमेशा चमकती रहने वाली आंखें झुकी हुई थीं। कोनों पर हल्की लालिमा थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, क्या तुम जरा देख सकते हो? उसकी आवाज में पहली बार झिझक थी। और उसी समय उसके मन की आवाज सुनाई दी, हबी, मना मत करना, मैं सच में रो पड़ूंगी। मैंने पूरी रात हिम्मत जुटाई है, इतनी मुश्किल से यहां तक आई हूं। मैंने कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, अगर ज्यादा दिक्कत है तो अस्पताल चलते हैं। मैं उसके पास बढ़ा ही था कि उसने अपना गोरा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। अस्पताल नहीं जाना, मुझे पता है मुझे क्या हुआ है, बस
वो रुक गई, लेकिन उसके मन में फिर हलचल मच गई। हबी, ऐसे मत देखो, मेरा दिल सीने से बाहर आ जाएगा। मैं बहुत घबरा रही हूं। आज ये इतने हैंडसम क्यों लग रहे हैं? मेरे पूरे शरीर में जान नहीं है। क्या हबी जरा मुझे मल देंगे? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया, यहां तक कि उसके मन की आवाज भी बंद हो गई। हवा तक जैसे रुक गई। अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। लाली गालों से होती हुई सीधे कानों तक फैल गई। उसने होंठ भींच लिए। फिर उसके मन की आवाज घबरा कर चीखी, हे भगवान, मैंने ये जोर से बोल दिया। मैं तो ऐसा कहना ही नहीं चाहती थी। क्लोई, तू कितनी बेवकूफ है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तू कुछ समझाना चाहोगी? वक्लाने लगी मैं अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने सीने पर रख दिया। शर्म से आंखें बंद करके बोली, सीने में जकड़न है, अगर थोड़ा रगड़ दोगे तो शायद ठीक हो जाए। उसके मन में फिर आवाज आई, जो होगा देखा जाएगा। इतनी दूर आ गई हूं, अब डर किस बात का? हबी जल्दी करो, बस खड़े मत रहो। मेरा हाथ उसकी मुलायम त्वचा पर टिक गया। मैंने सहज रूप से हल्का सा हाथ फेर दिया। अगले ही पल क्लोई ऐसे कांपी जैसे उसे बिजली छू गई हो। उसकी त्वचा गुलाबी हो गई, उंगलियां तक कांपने लगी। मैंने जल्दी से कहा, मुझे लगता है इसके लिए दवा लेनी चाहिए, मैं अभी लेकर आता हूं। लेकिन मैं पूरी बात भी नहीं कह पाया था कि क्लोई ने मुझे पकड़ लिया। शायद उसने जोर ज्यादा लगा दिया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और हम दोनों सीधे बिस्तर पर गिर पड़े। वो मेरे ऊपर थी, उसकी नाक लगभग मेरी ठुड्डी को छू रही थी। इसी अफरा तफरी में उसका हाथ मेरे एब्स पर फिर गया। उसके मन की आवाज फिर गूंज उठी, हे भगवान, सिक्स पैक कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने पूरी जिंदगी अच्छे काम किए हैं, बस एक बार और छू लूं, इतना भी क्या गलत होगा? मैंने हंसते हुए कहा, पहले मेरे ऊपर से उतरोगी? मेरा सीना भी अब भारी लगने लगा है जैसा। मैंने सोचा था क्लोई सिर्फ अपने दिमाग में ही बहादुर थी। असल में वो घबराकर तुरंत उठने लगी। सॉरी सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। उसे इतना घबराया देखकर मैंने उसकी कमर पकड़कर संभालना चाहा, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी कमर से लगीं, वो पूरी तरह अकड़ गई। अगले ही पल उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई और वो फिर से मेरे ऊपर गिर पड़ी। मैं हंस पड़ा। अब तो यकीन करना मुश्किल है कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। उसने शर्म से लाल होकर कहा, नहीं, वो बात नहीं है। बस मेरी कमर को मत छुआ करो, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसके लाल कान देखकर मैं उसे थोड़ा और छेड़ना चाहता था, लेकिन उसके मन की आवाज फिर शुरू हो गई। अब क्या करूं? मैंने हबी के एब्स छू लिए। मैं कितनी खुश हूं। कमर पर गुदगुदी हो रही है, लेकिन कितना अच्छा भी लग रहा है। हबी के हाथ कितने खूबसूरत हैं। काश वो मुझे ऐसे ही छूते रहें। फिर उसने खुद को डांटा, क्लोई संभल जाओ, तुम कितनी गंदी बातें सोच रही हो। मैं मुस्कुरा दिया। लगता है मेरी ठंडी घमंडी प्रोफेसर वाली पत्नी की पूरी इमेज अब हमेशा के लिए टूट चुकी थी। करीब 2.5 मिनट बाद हम दोनों सोफे पर आमने सामने बैठे थे। क्लोई अब भी हमेशा की तरह सीधा चेहरा बनाए बैठी थी। वो खुद को ठंडा, शांत और गंभीर दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गालों की लाली किसी भी तरह कम नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल उस नन्ही बिल्ली जैसी लग रही थी जो खुद को शेर दिखाने की कोशिश कर रही हो। वो कुछ नहीं बोली, बस लगातार मुझे देखती रही। शायद उसे इंतजार था कि मैं पहले बात शुरू करूं, लेकिन उसके मन ने पहले ही उसे धोखा दे दिया। मुझे हबी से डेटिंग के अलावा किसी और बात पर बात नहीं करनी। पिछली बार भी जब उन्होंने कहा था कि बात करनी है, तब तो वो ये सोच रहे थे कि मुझे रखना है या नहीं। काश मैं आज कुछ ज्यादा सेक्सी पहन कर आती। सब बेकार हो गया। मैंने धीरे से कहा, जब मैंने तलाक की बात की तो तुमने तुरंत मान लिया। मुझे लगा शायद तुम्हें भी लगता होगा कि हमारी शादी में कुछ कमी है। क्लोई ने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे तो कोई समस्या नहीं लगती। हम बस वैसे ही रह रहे हैं जैसा शादी से पहले तय हुआ था। लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम तलाक क्यों चाहते हो। मैं जवाब देता, उससे पहले ही उसके मन की आवाज फिर शुरू हो गई। हबी तलाक क्यों चाहते हैं? क्या बाहर कोई दूसरी औरत है? कौन है वो? किस चुड़ैल ने मेरे हबी को छीन लिया? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? उसका फिगर मुझसे अच्छा है? क्या वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है? या फिर क्या वो मुझसे भी अच्छी तरह ठंडी बनने का नाटक करती है? मैं तो 2 साल से एक्टिंग कर रही हूँ, इतनी अच्छी एक्टिंग कि खुद हबी भी धोखा खा गए। मेरा सिर फिर दर्द करने लगा। मैंने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, बस 1 सेकंड के लिए चुप रहो। जैसे ही मैंने कहा, दुनिया फिर से शांत हो गई। मैंने देखा, मैंने तो सिर्फ जोर से बोला था, लेकिन अगले ही पल उसके मन की आवाज फिर लौट आई। इस बार और भी ज्यादा उत्साहित, हाय हबी, गुस्से में कितने हैंडसम लगते हैं। पता नहीं क्यों अचानक उनका गुलाम बनने का मन कर रहा है। क्लोई तू कितनी गंदी है। लेकिन हबी का आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मेरी आंखों के सामने बैठी बर्फ जैसी शांत प्रोफेसर के अंदर इतनी अजीब अजीब कल्पनाएं चलती रहती थीं। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने गहरी सांस ली, फिर गंभीर होकर कहा, मेरे तलाक मांगने की वजह कोई दूसरी औरत नहीं है। शादी से पहले हमने तय किया था, अगर कुछ साल बाद भी हमारे बीच प्यार नहीं हुआ तो हम अच्छे तरीके से अलग हो जाएंगे। 2 साल हो गए, हम दोनों काम में इतने व्यस्त रहे कि पति पत्नी से ज्यादा रूममेट बनकर रह गए। मुझे लगा शायद तुम भी इस बेमजा जिंदगी से थक चुकी हो। मैं कुछ पल रुका, फिर धीरे से पूछा, और मैंने सुना है स्कूल के समय तुम्हें अपने एक सीनियर पर क्रश था। जैसे ही मैंने ये बात कही, क्लोई का शांत चेहरा टूट गया। उसके गले से लेकर चेहरे तक और फिर कानों तक पूरा शरीर लाल हो गया। उसे देखकर मेरे दिल में जो छोटी सी उम्मीद जगी थी वो भी बुझ गई। अगर कोई उसे अभी देखता तो यही सोचता कि आज भी उसके दिल में वही लड़का बसा है। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी के दिल में किसी दूसरे आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं कर
सकता, लेकिन उसके मन में तो जश्न शुरू हो चुका था। हबी जल गए, मैं कितनी खुश हूँ। कौन दूसरा आदमी? वो सीनियर तो खुद तुम ही हो। बेवकूफ, अभी बता दूं क्या? यही मौका है। लेकिन मैं अभी अभी कितनी बुरी लग रही हूँ। काश आज वो लेस वाला नाइट गाउन पहन लेती। सब बिगड़ गया, मैं पूरी तरह जम गया। रुको, वो सीनियर मैं था। मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा। क्लोई से 2 साल बड़ा हूँ। वो विदेश में कॉलेज गई थी। हम कॉलेज में कभी साथ नहीं पढ़े। इसका मतलब वो सीनियर स्कूल का ही होगा। लेकिन मुझे उसकी कोई याद क्यों नहीं? इतनी खूबसूरत लड़की, अगर पहले मिली होती तो मैं कैसे भूल सकता था? मैं उससे पूछने ही वाला था कि क्लोई अचानक खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है कि तलाक वाली बात पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन कॉलेज में मेरे एक्सपेरिमेंट में दिक्कत आ गई थी। मैं वहां से निकल ही नहीं पाई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, और जिस सीनियर की बात कर रहे हो वो बहुत पुरानी बात है। आज मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। तलाक की बात क्या हम 3 दिन बाद आराम से कर सकते हैं? लेकिन उसके मन की आवाज कुछ और कह रही थी। अभी नहीं बता सकती, बहुत शर्म आ रही है। मुझे एक रोमांटिक मौका चाहिए, तभी सब सच बताऊंगी। 3 साल पहले स्कूल की एनिवर्सरी में मैंने उन्हें फिर देखा था और उसी दिन फिर से उनसे प्यार हो गया। लेकिन उन्हें मेरी जरा भी याद क्यों नहीं? उसकी बेचैन आंखों को देखकर मेरे मन के सवाल और बढ़ गए। लेकिन मैं समझ गया, ये समय उसे और परेशान करने का नहीं था। हम दोनों को इस उलझे हुए रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने कहा, तो ठीक है, 3 दिन बाद बात करेंगे। कल मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। क्लोई ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट। उसने भी जवाब दिया, गुड नाइट। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। दिल पूरी तरह उलझ चुका था। उसके कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद मैं धीरे से वापस सोफे पर बैठ गया। नाक के पास उंगलियां रखकर आंखें बंद कर लीं। तो मेरी बर्फ जैसी शांत पत्नी सिर्फ रोने वाली चिपकू लड़की ही नहीं थी। वो तो कई सालों से मुझसे छिपकर प्यार भी करती थी। अब तलाक का सवाल ही नहीं उठता। 3 दिन बाद होने वाली हमारी बातचीत शायद बहुत दिलचस्प होने वाली थी। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उधर क्लोई अपने कमरे तक तो शांत चेहरा बनाकर गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वो खुशी से बिस्तर पर लौटने लगी। मैं नीचे सोफे पर बैठा आज के पूरे दिन के बारे में सोच रहा था। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। जब से मुझे क्लोई के मन की आवाजें सुनाई देने लगी थीं, जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। मैंने खुद से पूछा, क्या मुझे किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए? ये सब सच है भी या नहीं? लेकिन उसके मन से बार बार सुनाई देने वाला हबी इतना मीठा था कि उसे झूठ मानना मुश्किल था। उधर क्लोई बिस्तर पर इधर उधर लौट रही थी। उसका चेहरा लाल था, पूरा शरीर छोटे से हीटर की तरह गर्म हो चुका था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या ईथन को पता चल गया कि मैं कई सालों से उनसे प्यार करती हूँ? अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, अगर उन्हें पता होता कि वही मेरे सीनियर हैं तो वो ये क्यों कहते? मैं अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी से प्यार करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात आखिर पता कैसे लगाई? उसी पल उस गर्मी की एक पुरानी याद उसके सामने ताजा हो गई। एक छोटी सी लड़की स्कूल यूनिफॉर्म पहने अकेली रास्ता भटक गई थी। एक लड़का उसके सामने खड़ा होकर बोला, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? स्कूल के बाद यहाँ अकेली क्यों आई हो? फिर उसने गली की तरफ इशारा किया, देख रही हो वो वेस्टफील्ड टेक्निकल स्कूल है, वहाँ के लड़के अच्छे नहीं हैं, आगे से यहाँ अकेली मत आना। कुछ पल बाद उसने सिर खुजलाया, चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ, या फिर अपनी स्मार्ट वॉच से घर वालों को कॉल कर लो। क्लोई ने चुपचाप अपनी मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म की तरफ देखा। उसी समय गली से कुछ लड़कों ने आवाज लगाई, ईथन क्या कर रहा है? चल बास्केटबॉल खेलना है। लड़के ने जवाब दिया, तुम लोग चलो मैं अभी आता हूँ। फिर उसने क्लोई की तरफ देखकर कहा, लगता है ये बच्ची रास्ता भटक गई है, पहले इसे पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। उस दिन क्लोई ने पहली बार उसका नाम सुना, ईथन। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन गई। जब तक उसके माँ बाप नहीं आ गए वो वहीं रही। ईथन ने उसे पुलिस वाले के हवाले किया और फिर अपने दोस्तों के पास भाग गया। उसी दिन से क्लोई के दिल में एक लड़का हमेशा के लिए बस गया। उसने करवट बदली, फिर अपने फोन पर मैसेज टाइप करने लगी, तूने ही कहा था ना कि ईथन को शांत और ठंडी लड़कियां पसंद हैं। मैंने पूरे 2 साल तक वैसी बनने की एक्टिंग की, फिर भी उन्हें मैं पसंद क्यों नहीं आई? वो तलाक क्यों देना चाहते हैं? दूसरी तरफ उसकी सबसे अच्छी दोस्त ओलिविया का जवाब आया, अरे मैंने तो सिर्फ सुना था, पक्का थोड़ी कहा था। वैसे आज सच में तलाक हो गया? क्लोई ने तकिए में मुंह छिपाकर जवाब लिखा, नहीं, मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। और हम वापस घर आ गए। फिर मैं पागल हो गई और उन्हें रिझाने की कोशिश करने लगी। अब मैं तुझे ये सब मैसेज कर रही हूँ, समझ जा मैं कितनी बुरी तरह फेल हो गई। उधर ओलिविया अपने हाथ की बोबा टी लगभग उगल ही बैठी क्लोई पेट के बल लेटी थी। उसका छोटा सा चेहरा शर्म से सिकुड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे टाइप करती रही। आज उन्होंने पूछा, क्या मैं कई सालों से किसी सीनियर से प्यार करती हूँ? उन्होंने कहा, वो अपनी पत्नी को किसी और से प्यार करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मेरे दिल में कोई दूसरा है ही नहीं, वो हमेशा से सिर्फ वही थे। ये पढ़ते ही ओलिविया की आंखें फैल गईं। उसने जवाब दिया, ये किसी रोमांस नॉवल में होता तो ये गलतफहमी खत्म होने में कम से कम 365 चैप्टर लग जाते। अब तुम दोनों क्या करने वाले हो? क्लोई ने जवाब दिया, उनकी बिजनेस ट्रिप से लौटने के 3 दिन बाद हम खुलकर सारी बातें करेंगे। अब मैं और नाटक नहीं कर सकती, बहुत थक गई हूँ। अगली सुबह मैं नीचे आया तो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता पहले से तैयार था। क्लोई ने हमेशा की तरह शांत आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग, मैंने नाश्ता बना दिया है, आओ साथ में खाते हैं। गुड मॉर्निंग, मैंने कुर्सी खींचते हुए कहा। नाश्ता बनाने के लिए धन्यवाद। क्लोई ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। बाहर से वो हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसके मन में फिर तूफान चल रहा था। ब्लैक शर्ट में हबी कितने हैंडसम लग रहे हैं, मेरे तो पैरों में जान ही नहीं रही। मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा। फिर अचानक उसके मन की आवाज घबरा गई, ओह नहीं हबी, मुझे बिना कुछ बोले क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने फिर कुछ गलत बोल दिया? उसी पल मुझे एहसास हुआ, कल रात शियर टाइट्स, व्हाइट स्टॉकिंग्स और फिशनेट्स वाली बात वो मजाक नहीं कर रही थी बाहर से।
सभ्य, ठंडी और सख्त प्रोफेसर, लेकिन अंदर से उसका दिमाग इतना खुला हुआ था कि मैं खुद हैरान था। और अजीब बात यह थी, अब मुझे उसकी हर बात का इंतजार रहने लगा था। नाश्ता खत्म करके मैं बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। कुछ पल झिझका, फिर बोला, मैं चल रहा हूं। तभी उसकी नजर मेरी टाई पर गई। वो अचानक बोली, रुको, तुम्हारी टाई टेढ़ी है। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जल्दी मुझे हबी की टाई ठीक करने दो। आईने की जरूरत नहीं, मेरे हाथ आईने से बेहतर हैं। फ्लाइट से उतरकर भी ठीक कर सकते हैं। मैं उसके मन की बात सुन चुका था। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, सॉरी, क्या तुम मेरी टाई ठीक कर दोगी? क्लोई ने बिना कुछ कहे मेरी तरफ कदम बढ़ाए। मैं कर देती हूँ। जैसे ही वो करीब आई, उसके मन की आवाज फिर सुनाई दी, ईथन, तुम एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। इतने खुश हो, फिर भी छिपा रहे हो। मैंने पहले कभी कैसे नहीं देखा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी टाई ठीक करने लगी, जबकि असल में मेरी टाई बिल्कुल सीधी थी। वो सिर्फ मेरे पास आने का बहाना ढूंढ रही थी। उसके मन में फिर आवाज आई, दूसरी लड़कियों को उनके पति ट्रिप पर जाने से पहले गले लगाते हैं। मुझे तो खुद ही बहाना बनाना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, उनके पति मेरे हबी जितने हैंडसम भी तो नहीं है। हम दोनों इतने करीब खड़े थे कि मैं उसकी हल्की हल्की सांसें महसूस कर सकता था। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। कल तक हम तलाक लेने जा रहे थे, आज गले लगना भी अजीब लगता। मैंने हल्का सा गला साफ किया। क्लोई के सफेद पतले हाथ धीरे धीरे मेरी टाई से हट गए। उसने कहा, हो गया। मैं मुड़कर जाने लगा। तभी उसके मन की धीमी सी आवाज फिर सुनाई दी, जल्दी वापस आना। मैं रुक गया, पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरा इंतजार करना। उसकी आंखें चमक उठी। मन में खुशी से चीख पड़ी, हाय हबी, कितने प्यारे हैं। उन्होंने कहा, मेरा इंतजार करना। कुछ देर बाद मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। अभी अभी मेसन से मिला ही था कि वो मुस्कुराते हुए बोला, यार, तलाक होने वाला था, फिर भी तू इतना खुश क्यों दिख रहा है? फिर उसे कुछ याद आया। ओह रुको, तलाक हुआ ही नहीं। मैंने उसे घूर कर देखा। तुझे तो सारी खबर रहती है। मेसन घबराकर हंस पड़ा। असल में वो अब भी ओलिविया से कभी कभी बात कर लेता था। हालांकि दोनों सालों पहले अलग हो चुके थे, लेकिन एक दूसरे का नंबर अब भी सेव था। सबसे बड़ी गलती उसी से हुई थी। उसी ने गलती से ओलिविया को बता दिया था कि मुझे कैसी लड़कियां पसंद हैं, और उसी वजह से क्लोई पूरे 2 साल तक बर्फ जैसी बनने की एक्टिंग करती रही। मेसन ने जल्दी से बात बदल दी। सच बता, क्या तू सच में क्लोई को तलाक दे देता? उस जैसी औरत को हाथों हाथ ले जाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। मैंने बिना कुछ कहे उसे घूरना शुरू कर दिया, फिर हल्का सा हंस पड़ा। तू मेरी पत्नी की इतनी चिंता क्यों कर रहा है? मेसन ने जल्दी जल्दी हाथ हिलाए। गलत मत समझ, मुझे कोई और पसंद है। फिर वो थोड़ा रुका और सावधानी से बोला, क्या तूने इसलिए तलाक मांगा क्योंकि मैंने एक बार कहा था कि क्लोई कई सालों से अपने किसी सीनियर से प्यार करती है? मैंने राहत की सांस ली। अगर मुझे क्लोई के मन की बातें सुनाई न देती तो ये गलतफहमी सचमुच बहुत बड़ी हो जाती। मैंने पूछा, और क्या क्या बताया था तुमने? मुझे अचानक क्लोई की कल वाली बातें याद आ गईं। वो बार बार कह रही थीं कि मुझे शांत, शालीन और ठंडी लड़कियां पसंद हैं। मैंने आज से पहले ऐसी कोई बात कभी नहीं कही थी। कोई मैंने मेसन को घूरा, बोला और क्या बताया था? वो बोला, बस मैंने उसे बता दिया था कि तुझे कैसी लड़कियां पसंद है। मुझे लगा तुझे क्लोई पसंद है। ओलिविया बार बार पूछ रही थी, तो मैंने तेरी पसंद बता दी। उसी पल मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। ब्लाइंड डेट वाले दिन क्लोई कम बोलती थी, लेकिन उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रहती थी। मुझे उसे देखते रहना अच्छा लगता था। लेकिन शादी के बाद वो मुस्कुराना ही बंद कर चुकी थी। पूरी उसकी कमर वाली गलतफहमी, इन सब वजहों से मुझे लगा शायद वो मेरे साथ खुश नहीं है। अब मुझे असली समस्या समझ आ गई थी। मैंने गहरी सांस ली। दूसरे लोगों को अच्छे दोस्त मिलते हैं जो उनकी लव लाइफ संभालते हैं, और मुझे ऐसा दोस्त मिला जिसने पूरी शादी ही बर्बाद कर दी। मैंने दांत भींच कर कहा, फिर तुमने उसे क्या बताया? मेसन बोला, यही कि तुझे शांत, सभ्य, आइस क्वीन जैसी लड़कियां पसंद हैं। याद है जब तूने उस जूनियर लड़की को मना किया था, तब तूने यही कहा था, मुझे आजाद और शांत लड़कियां पसंद हैं। मैंने सिर पकड़ लिया। मेसन, तू सच में बहुत बड़ा दोस्त है। तुझे बहाना और सच्चाई में फर्क भी नहीं पता? वो शर्मिंदा होकर बोला, गलती हो गई। भाई, तूने कभी डेटिंग की ही नहीं थी। मुझे कैसे पता चलता कि वो सिर्फ बहाना था? लो, आखिरकार तो सारी गलतफहमी की जड़ मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी भी थी। 2 साल शादी में रहने के बाद भी हमने कभी खुलकर बात ही नहीं की। उधर क्लोई लैब पहुंच चुकी थी। असल में जब मैं उसके आसपास नहीं होता था तो वो बिल्कुल सामान्य रहती थी। दूसरों के सामने उसका ठंडा स्वभाव, कोई एक्टिंग नहीं था। लैब में घुसते ही चारों स्टूडेंट्स जो आपस में बातें कर रहे थे सीधे खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर क्लोई ने बिना मुस्कुराए सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग। फिर बोली, अब बताओ, जो डेटा तुमने जमा किया है उसकी ये हालत क्यों है? सुबह से लेकर शाम तक वो लैब में रही, एक एक गलती सुधरवाती रही। शाम 6:30 ओलिविया का फोन आया। तभी उसे एहसास हुआ कि समय कितना हो चुका है। उसने फोन नहीं उठाया, बस काम करती रही। एमिली ने धीरे से पूछा, प्रोफेसर, अब देर हो गई है, क्या आप हमारे साथ डिनर करेंगी? नोआ भी बोला, हाँ। प्रोफेसर, कैंपस के सामने नया बारबेक्यू खुला है। क्लोई ने बिना भाव बदले कहा, तुम लोग जाओ। फिर ठंडी नजर से उन्हें देखा, बस अगली बार डेटा इतना खराब मत देना। चारों स्टूडेंट्स एक साथ बोले, सॉरी प्रोफेसर, अगली बार ध्यान रखेंगे। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। बहुत भूख लगी है, आज ओलिविया के साथ बारबेक्यू खाऊंगी, लेकिन हबी की बहुत याद आ रही है। काश बारबेक्यू उनके साथ खा पाती। स्टूडेंट्स बाहर निकलते हुए आपस में बातें करने लगे। हमारी प्रोफेसर कितनी खूबसूरत है,
लेकिन सच कहूं मुझे उनसे बहुत डर लगता है। दूसरा बोला, मैंने सुना था वो जवान है, बहुत टैलेंटेड है, सोचा था दोस्ती से रहेंगी, लेकिन इतनी सख्त निकली। तीसरा हंसकर बोला, क्या अपने पति के सामने भी ऐसी ही रहती होंगी? उधर क्लोई ओलिविया की कार में बैठी थी। वो धीरे से बोली, मुझे सच में लगता है तुम्हारी जानकारी गलत थी। अगर ये सब मेसन ने बताया था तो मैं बिल्कुल तलाक नहीं चाहती। ओलिविया मुस्कुराई, तलाक नहीं होगा। चल आज तुझे अच्छी तरह तैयार करते हैं। क्लोई को अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा था। ये सुनकर उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। कुछ देर बाद दोनों एक दुकान के सामने खड़ी थी। क्लोई झिझक कर बोली, क्या हम सच में अंदर जाएंगे? थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? ओलिविया ने बिना जवाब दिए उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। तू कह रही थी ना उन्हें रिझाने में फेल हो गई, इस बार मैं तेरी मदद करती हूँ। तूने पूरी कोशिश ही नहीं की थी। क्लोई की आवाज धीमी पड़ गई, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? लेकिन उसके पैर फिर भी ओलिविया के पीछे पीछे अंदर चले गए। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मैं किसी भी हालत में तलाक नहीं लूंगी। इतनी मुश्किल से ईथन से शादी की है, अब उन्हें कभी नहीं जाने दूंगी। मेरी बिजनेस ट्रिप बिल्कुल आसान नहीं रही। लगातार मीटिंग्स, लगातार लोगों से मिलना। एक हफ्ता निकल गया। इतनी शराब पीनी पड़ी कि पेट में दर्द होने लगा। आखिरकार डील पूरी हो गई। मैंने क्लोई से वादा किया था कि लौटकर हम खुलकर बात करेंगे, लेकिन हर बार तारीख आगे बढ़ती गई। पहले वो कभी खुद से मैसेज नहीं करती थी, लेकिन अब घर सुबह गुड मॉर्निंग और हर रात गुड नाइट उसका मैसेज जरूर आता। शब्द बहुत साधारण होते, ऐसा लगता जैसे किसी किताब से कॉपी किए हों। फिर भी उन्हें पढ़कर मुझे अजीब सी गर्माहट महसूस होती। एक दिन उसका मैसेज आया, क्या मैं तुम्हें काम के समय परेशान कर रही हूँ? अगर ऐसा है तो मैं मैसेज करना बंद कर दूंगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे मैसेज बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें पढ़कर बिजनेस डिनर भी कम परेशान करते हैं। उस दिन के बाद वो थोड़ा थोड़ा खुलने लगी। कभी सड़क पर डूबता सूरज भेजती, कभी लैब में सोती हुई बिल्ली, कभी कैंटीन का नया खाना। मैं पूरे हफ्ते लगातार काम करता रहा, लेकिन मुझे लगा ये 7 दिन हमारी 2 साल की शादी से भी ज्यादा करीब ले आए। कुछ दिन बाद मैं आखिर घर लौटने वाली फ्लाइट में बैठ गया। मैंने क्लोई को कुछ नहीं बताया। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, देखना चाहता था, त्यागना चाह मुझे देखकर तो उसका क्या रिएक्शन होगा। एयरपोर्ट से निकलकर मैं सीधा हार्टवेल यूनिवर्सिटी पहुंचा। लैब के बाहर खड़ा होकर शीशे के अंदर देखा। क्लोई सफेद लैब कोट पहने 4 स्टूडेंट्स को डांट रही थी। उसकी आवाज ठंडी थी। आखिरी बार कह रही हूं, अगर करना है तो ठीक से करो, नहीं कर सकते तो नया एडवाइजर मांग लो। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकती तो स्कूल से खुद कह दूंगी। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतना सख्त बोलते सुना। वो हमेशा ठंडी दिखती थी, लेकिन उसकी आवाज में हल्की गर्माहट रहती थी। आज शीशे के उस पार उसे देखकर मेरे मन में अचानक ख्याल आया, शायद मुझे ठंडी लड़कियां बिल्कुल बुरी नहीं लगती, खासकर जब वो क्लोई हो। क्लोप कहकर इतने रौब से खड़ी हो तो वो सच में कमाल लगती है। उधर नोआ सिर झुकाए खड़ा था, डांट खाते खाते। उसकी नजर अचानक बाहर मुझ पर पड़ी। वो 2 बार मेरी तरफ देखने लगा। क्लोई ने पूछा, नोआ किसे देख रहे हो? क्या बाहर कोई डेटा पड़ा है? उसने भी मुड़कर देखा और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसके मन में आवाज गूंजने लगी, हबी हबी वापस आ गए, क्या मुझे लेने आए हैं? अभी मैं बहुत सख्त लग रही थी, कहीं हबी मुझे डरावनी न समझ लें। मैं डरावनी नहीं हूं, मैं तो बहुत प्यारी हूं। सारा कसूर इन नालायक बच्चों का है, इन्होंने मेरी इमेज खराब कर दी। फिर उसका दिमाग गिनती करने लगा। सुबह मिलने के बाद पूरे 168 घंटे यानी 10,080 मिनट यानी 6,04,800 सेकंड मैंने हबी को नहीं देखा। मुझे उनकी बहुत 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 याद आ रही थी। उसके लगातार हबी सुनकर मेरे कान लाल हो गए, लेकिन मेरी मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। मैंने उसे हल्का सा इशारा किया, पहले अपना काम खत्म करो। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसे स्टूडेंट्स को डांटने का मन ही नहीं रहा। फिर भी उसने अपने चेहरे की सख्ती बनाए रखी। चारों स्टूडेंट्स से बोली, अगर अगली बार फिर ऐसी गलती की तो वापस आने की जरूरत नहीं है, मेरा समय बर्बाद मत करना। फिर उसने हाथ हिलाकर उन्हें जाने का इशारा किया। चारों स्टूडेंट्स ऐसे भागे जैसे जेल से रिहा हुए हों। जाते जाते सबने मेरी तरफ देखा। उन्होंने साफ देख लिया था। जैसे ही प्रोफेसर ने मुझे देखा, उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। मैंने मुस्कुराकर सबको सिर हिलाया, जाओ अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो। चारों जल्दी जल्दी सामान समेट कर निकल गए। क्लोई ने अपना लैब कोट उतारा और लगभग दौड़ती हुई बाहर आई। मेरे सामने आकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा। उसी समय पास से गुजरते एक स्टूडेंट ने पूछा, सर क्या आप प्रोफेसर विटमोर से मिलने आए हैं? मैं मुस्कुराया, फिर बिल्कुल सहज आवाज में कहा, नहीं, मैं अपनी पत्नी को डिनर पर ले जाने आया हूं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सॉरी, हमने 3 दिन बाद मिलने का वादा किया था, लेकिन बिजनेस ट्रिप उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी हो गई। इतना कहकर मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके गाल को हल्के से छू लिया। जैसे ही मेरी उंगलियां उसके चेहरे के करीब पहुंची, क्लोई का दिल जोर से धड़क उठा। पहली बार उसके मन की लगातार चलने वाली आवाज बिल्कुल शांत हो गई। कुछ सेकंड बाद धीरे से फिर सुनाई दिया, बस एक छोटा सा इशारा, और मैं फिर से हबी पर मर मिटती हूँ। ये 999वीं बार है जब मैं ईथन से दोबारा प्यार कर बैठी हूँ। बस एक बार और तो पूरे 1000 हो जाएंगे। फिर उसके मन में हल्की उदासी घुल गई। लेकिन हबी मुझसे कब प्यार करेंगे? उस एक सवाल ने सीधे मेरे दिल को छू लिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं क्लोई को कभी सच में जान ही नहीं पाया था। हम दोनों यूनिवर्सिटी के पेड़ों के नीचे साथ साथ चलने लगे,
बाहर से सब कुछ शांत था, लेकिन असल में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके मन की बातें लगातार मेरे कानों में गूंज रही थीं। वो जितनी बाहर से कम बोलती थी, अंदर उतना ही ज्यादा बोलती थी, और उसके दिमाग में अजीब अजीब शरारती ख्याल कभी खत्म ही नहीं होते थे। मेरे कान लाल हो गए जब मैंने उसे मन ही मन ये सोचते सुना कि आज रात फिर से मुझे रिझाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, तो मैं खुद को उसकी तरफ देखने से रोक नहीं पाया। ढलते सूरज की रोशनी उसके नाजुक चेहरे पर पड़ रही थी। एक हफ्ते की सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। कुछ देर बाद मैंने पूछा, आज क्या खाना चाहोगी? असल में क्लोई अपने मन में करीब 800 बार एक ही बात दोहरा चुकी थी, मैं हबी के लिए बारबेक्यू बनाऊंगी, उन्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी पत्नी हूं। लेकिन जब मैंने सच में पूछा तो उसने बस मेरी तरफ देखा और बोली, जो तुम्हारा मन करे उधर। उसका मन खुद को डांट रहा था। क्लोई, तुझे क्या हो गया है? कुछ तो बोल। बारबेक्यू बारबेक्यू बारबेक्यू, हबी पूछ रहे हैं और तू फिर से ठंडी बनने लगी। तू कहा था अब एक्टिंग नहीं करेगी। मेरा तो खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। मैंने हंसी रोकते हुए जानबूझकर कहा, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आज बारबेक्यू चलते हैं, कैसा रहेगा? उसने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है। लेकिन उसके मन में खुशी का विस्फोट हो चुका था। वाह, हम दोनों एक ही बात सोच रहे थे। हबी और मेरी पसंद बिल्कुल एक जैसी है। मैं कितनी खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। उसे खुश देखकर मेरा भी मूड अच्छा हो गया। मैंने बात बदलते हुए पूछा, आज लैब में क्या हुआ था? तुम स्टूडेंट्स पर इतनी नाराज क्यों थी? उसके मन में चल रही गुनगुनाहट अचानक रुक गई। वो धीरे से बोली, बस एक एक्सपेरिमेंट था। मैंने उन्हें हर स्टेप समझाया था, लगभग पूरा काम खुद ही कर दिया, लेकिन उन्होंने बिना पूछे एक स्टेप बदल दिया और पूरा डेटा खराब हो गया। अगर उन्हें शक था तो पहले टेस्ट करके देखते, लेकिन नहीं, उन्हें पूरा यकीन था कि वही सही है। ये पहली बार भी नहीं था, पिछली कई बार भी यही हुआ और हर बार आखिर में मैं ही सही निकली। उंगली इतना कहने के बाद उसके मन में फिर चिंता शुरू हो गई। हबी ने मुझे डांटते हुए देख लिया। कहीं उन्हें मैं डरावनी तो नहीं लगी? कहीं मुझसे निराश तो नहीं हो गए? मैं सच में डरावनी नहीं हूं, मैं तो बहुत प्यारी हूं। मैं रिसर्च की दुनिया से नहीं था, लेकिन मेरे परिवार में कई लोग इसी फील्ड में थे, इसलिए मैं उसकी बात समझ सकता था। क्लोई ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हें बोर कर रही हूं? मेरी जिंदगी बहुत साधारण है, बस एक्सपेरिमेंट, रिसर्च और लैब। क्या मैं बहुत बोरिंग हूं? शायद इसीलिए हबी मुझे पसंद नहीं करते। मैंने उसकी तरफ गंभीरता से देखा, फिर कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे सच में तुम्हारी बातें अच्छी लग रही हैं। मैं तुम्हारे फील्ड से नहीं हूं, लेकिन नई चीजें सीखना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मेरी बात सुनते ही क्लोई की आंखें चमक उठीं। पहली बार मैंने किसी की आंखों को सचमुच तारों की तरह चमकते देखा। तब मुझे एहसास हुआ वो हमेशा से मेरे सामने इतनी साफ थी, बस मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद हम पास के एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंच गए। ऑर्डर देते समय क्लोई पहले से कहीं ज्यादा सहज लग रही थी। उसने मेरी पसंद की कई चीजें ऑर्डर की। जब मांस टेबल पर आया, वेटर ने पूछा, क्या मैं ग्रिल कर दूं? क्लोई ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं अपने हबी के लिए खुद बनाऊंगी। लेकिन उसके मन में असली वजह कुछ और थी। पिछली बार मैंने एक प्रोफेसर को देखा था, उनकी पत्नी अपने पति के लिए खुद बारबेक्यू बना रही थी। अगर दूसरे लोगों के हबी के लिए ऐसा होता है तो मेरे हबी के लिए भी होना चाहिए। मैं मन ही मन मुस्कुराया, सोचा शायद वो सिर्फ मुझसे जलन कर रही है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे समझ आ गया कि मैं गलत था। असल में उसे बारबेक्यू बनाना आता ही नहीं था। उसके गोरे हाथ लगभग जलती हुई ग्रिल को छूने वाले थे। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों पर हल्का सा लाल निशान पड़ चुका था। उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। उधर उसके मन में फिर पटाखे फूटने लगे। हबी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर अभी मुझे किस भी कर दें तो कितना अच्छा होगा? मैंने चिंतित होकर पूछा, दर्द हो रहा है? बर्न क्रीम मंगवाऊं या बाहर से खरीद कर लाऊं? क्लोई ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, ज्यादा दर्द भी नहीं है। असल में वो मेरा हाथ छोड़ना नहीं चाहती थी, बस इतना पास देखकर शर्म से उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया था। उसका मन कितना भी शरारती हो, असल में वो बहुत शर्मीली थी। मैं उसकी सोच नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उसके लाल चेहरे से सब समझ आ रहा था। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, फिर भी मेरी नजर उसके हाथ पर ही रही। आखिरकार डोर मैंने सर्विस बेल दबा दी। अच्छी बात यह थी, रेस्टोरेंट में बर्न क्रीम मौजूद थी। क्लोई ने खुद ही दवा लगा ली। वेटर ने फिर पूछा, क्या अब मैं ग्रिल कर दूं? वो इतनी शर्मिंदा थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। वो मुझे इंप्रेस करना चाहती थी, लेकिन उल्टा खुद ही शर्मिंदा हो गई। मैंने वेटर को मना कर दिया, चिमटा उठाया और खुद बारबेक्यू बनाने लगा। क्लोई हैरानी से मुझे देखती रही। जब मांस अच्छी तरह पक गया, मैंने सारे टुकड़े उसकी प्लेट में रख दिए। तब उसने धीरे से पूछा, तुम्हें ये सब इतना अच्छे से कैसे आता है? मैं मुस्कुराया, कॉलेज में 1 महीने तक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम किया था। उस वक्त पैसों की बहुत तंगी थी। क्लोई ने तुरंत पूछा, क्या उसी समय प्रोफेसर विटमोर और बाकी लोग तुम्हें रिसर्च में आने के लिए कह रहे थे? मैं चौंक गया, तुम्हें ये कैसे पता? ये तो मेरे पहले साल की बात है, बहुत कम लोगों को मालूम है। क्लोई घबरा गई। आराम आराम में उसके मुंह से बात निकल गई थी। वो कहना चाहती थी कि मेसन से सुना था, लेकिन मेरी आंखों में देखते ही झूठ नहीं बोल पाई। कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से बोली, मैं पहले तुम्हारा सोशल मीडिया देखा करती थी। जब तुम फर्स्ट ईयर में थे, तब मैं विदेश में सेकंड ईयर पढ़ रही थी। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे पहले से पता था मेरी पत्नी बहुत कमाल की है, लेकिन हर बार वो मुझे फिर से हैरान कर देती थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम सच में बहुत कमाल हो। मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा मेरी तारीफ सुनते ही उसके गाल फिर लाल हो गए। फिर वो धीरे से बोली, असल में विदेश जाने से पहले भी हम एक बार मिल चुके थे। तुमने मुझे रास्ता भटकी हुई छोटी बच्ची समझ लिया था और पुलिस स्टेशन छोड़ने ले गए थे। मैं हैरान रह गया, सच ऐसा हुआ था? क्लोई ने सिर हिलाया। तब मेरी ग्रोथ नहीं हुई थी। मैं 9th क्लास में थी, लेकिन दिखती छोटी थी। अब मुझे धुंधली सी याद आने लगी। मैंने सामने बैठी आत्मविश्वासी खूबसूरत क्लोई को देखा। यकीन करना मुश्किल था कि कभी मैंने उसे छोटी बच्ची समझ लिया था। वो धीरे से मुस्कुराई। मैंने एक क्लास स्किप की
थी और तब मेरी हाइट भी नहीं बढ़ी थी, इसलिए मैं सच में छोटी लगती थी। मैं हंस पड़ा, तो तुम बचपन में बहुत क्यूट रही होगी। क्लोई एकदम रुक गई, सीधे मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे हमेशा एक प्यारी सी छोटी बहन चाहिए थी। अगर मैं तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन छोड़ने गया था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत क्यूट रही होगी, वरना उस उम्र में मैं किसी के लिए इतना वक्त नहीं निकालता। मैं उसे देखते हुए बोला, आज भी तुम बहुत खूबसूरत हो। सोच रहा हूँ बचपन में कितनी प्यारी लगती होगी। क्लोई ने तुरंत धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी छोटी बहन नहीं बनना, मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने वाली इंसान बनना चाहती हूँ। मैं हंस पड़ा, तो बस मजाक कर रहा था, सच में छोटी बहन थोड़ी बना रहा था। उसका लाल चेहरा देखकर मुझे लगा शायद ऐसी जिंदगी भी बुरी नहीं है। आखिर आज मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था, जिस सीनियर से मेरी पत्नी इतने सालों से प्यार करती थी वो कोई और नहीं, मैं ही था। क्लोई अब भी अपनी बात मुंह से निकल जाने पर शर्मिंदा थी। वो मेरी तरफ देखने से भी बच रही थी। मैंने उसके सामने जौ की चाय रखी, फिर धीरे से कहा, वैसे ओलिविया ने मेरी पसंद के बारे में जो बताया था वो थोड़ा गलत था। मुझे ठंडी, बहुत ज्यादा गंभीर आइस क्वीन जैसी लड़कियां पसंद नहीं हैं। क्लोई की आंखें एकदम फैल गईं। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके मन में घबराहट शुरू हो गई। उन्हें सब पता चल गया। उन्हें पता है मैं इतने दिन से एक्टिंग कर रही थी, मैं तो सच में जोकर बन गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे खुद भी नहीं पता था, लेकिन अब लगता है मुझे जवाब मिल गया है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बार फिर खुद जैसी बनकर देखो। आखिर हम पति पत्नी हैं, पूरी जिंदगी साथ रहने वाले हैं। डिनर के बाद घर लौटते पूरे रास्ते क्लोई के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, हबी को सब पता चल गया। उन्हें पता है कि मैं एक्टिंग कर रही थी, उन्हें सब पता है। मैं सच में कितनी बेवकूफ हूँ। उसे ऐसे सोचते देखकर मैं पूरे रास्ते मुस्कुराता रहा। क्लोई के साथ रहने भर से एक हफ्ते की सारी थकान गायब हो जाती थी। तब मुझे सच में उसकी असली शख्सियत देखने का इंतजार रहने लगा था। घर पहुंचने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से क्लोई ने मुझे आवाज दी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं पूरी तरह एक्टिंग नहीं कर रही थी अपने स्टूडेंट्स के सामने। मैं सच में ऐसी ही रहती हूँ, लेकिन अपने लोगों के साथ मैं काफी शरारती हूँ। वो झिझकी, फिर धीरे से बोली, मुझे डर था शायद तुम्हें मेरा असली रूप पसंद नहीं आएगा। मैं मुस्कुराया, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। उसने बिना सोचे सिर हिला दिया, तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी बदल जाएगी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो डाइनिंग टेबल पर गरम गरम नाश्ता रखा था, साथ में एक छोटा सा नोट भी था। उस पर लिखा था, गुड मॉर्निंग हबी, आज मेरी क्लास जल्दी है इसलिए मैं पहले यूनिवर्सिटी चली गई। अगर नाश्ता ठंडा हो जाए तो गरम करके खाना नाश्ता करके मैं भी जल्दी ऑफिस पहुंच गया। दोपहर तक काम में इतना व्यस्त था कि समय का पता ही नहीं चला। तभी क्लोई का फोन आया। उसने बताया कि उसने मेरे लिए लंच बनाया है और वो खुद लेकर आ रही है। कुछ देर बाद वो लंच बॉक्स लेकर ऑफिस पहुंच गई। नीचे मेरे कर्मचारियों से मिलते समय वो हमेशा की तरह शांत, सभ्य और गंभीर थी, लेकिन जैसे ही मेरे केबिन में आई उसका पूरा चेहरा खिल उठा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो इतनी प्यारी लग रही थीं कि मेरा दिल पिघल गया। काम खत्म होने के बाद दोनों सोफे पर साथ बैठकर खाना खाने लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। असल में शादी के बाद हम दोनों इतने व्यस्त रहे कि कभी साथ बैठकर खाना बनाना ही नहीं हुआ। ज्यादातर हम बाहर ही खा लेते थे। क्लोई मुस्कुराई। मैं छोटी उम्र में विदेश चली गई थी, इसलिए मुझे सब कुछ खुद सीखना पड़ा। जब मैं बड़ी हुई तो मम्मी भी अपने घर वापस चली गईं, फिर खाना बनाना भी खुद ही सीख लिया। मैंने गौर किया, कल की बातचीत के बाद उसने खुद को रोकना छोड़ दिया था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुराती थी, और जब वो मुस्कुराती तो किसी प्रोफेसर जैसी नहीं, बल्कि एक मासूम लड़की जैसी लगती, जो अभी तक पूरी तरह बड़ी ही नहीं हुई। खाना खत्म होने के बाद क्लोई जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो चुपचाप सारे डिब्बे समेटने लगी। मैं भी उसकी मदद करने उठा। तभी हमारे हाथ अचानक एक दूसरे से छू गए। क्लोई एकदम रुक गई, धीरे से मेरी तरफ देखा, फिर शर्माते हुए बोली, मैं थोड़ी शर्मीली हूँ। मैं हंस पड़ा, जान तुम बहुत क्यूट हो। मेरे मुंह से जान सुनते ही उसने होंठ भींच लिए, चेहरा फिर से लाल हो गया। वो मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। मैंने जानबूझकर उसे छेड़ा, मैंने तो तुम्हें जान कह दिया, अब तुम्हें भी मुझे हबी कहना चाहिए। मैं उसे देखता रहा। वो धीरे धीरे अपना निचला होंठ दांतों से दबा रही थी। पूरा चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैंने उसे जबरदस्ती नहीं की। मैं दराज से सुबह खरीदी हुई बर्न क्रीम निकाल लाया, फिर पूछा, हाथ अभी भी दर्द कर रहा है? मुझे जबरदस्ती करते न देखकर समझ नहीं पा रही थी कि राहत महसूस करे या निराश हो अपने मन में। वो मुझे हजारों बार ठबी कह चुकी थी, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत अब भी नहीं थी। मैंने उसका हाथ देखा, फिर कहा, तुम लैब में हाथों से काम करती हो, इतनी लापरवाही मत किया करो। चलो दवा लगा लेते हैं। क्लोई कुछ पल चुप रही, फिर जैसे सारी हिम्मत जुटाकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। धीरे से बोली, ये मेरा दायां हाथ है, बाएं हाथ से ठीक से नहीं लगा पाऊंगी, क्या तुम मेरे लिए लगा दोगे? मैं उसके बढ़े हुए हाथ को देखता रह गया। मेरे मन में आया उसे याद दिलाऊं कि कल रात तो उसने खुद ही दवा लगा ली थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो बड़ी बड़ी उम्मीद भरी आंखों से मुझे देखती रही, और उसके मन की आवाज फिर शुरू हो गई, हबी के हाथ कितने गर्म है, मेरा हाथ तो पिघल जाएगा। मैंने पूरी गंभीरता से उसके हाथ पर क्रीम लगानी शुरू की, लेकिन उसके दिमाग में फिर वही शरारती फिल्म चल पड़ी। पहले हाथ पकड़ना, फिर गले लगना, फिर बीच पर छुट्टियां जहां हबी उसके शरीर पर सनस्क्रीन लगा रहे हैं। उसकी कल्पना रॉकेट से भी तेज भाग रही थी। मैंने जैसे तैसे हंसी रोकी और पूरी शांति से उसके हाथ पर दवा लगा दी। क्लोई का चेहरा इतना लाल हो चुका था कि लगता था अभी खून निकल आएगा। वो अपने हाथ के पीछे बने हल्के निशान को देखते हुए बोली, अच्छा हुआ कल रात तुरंत दवा लगा ली थी, वरना छाला पड़ जाता। मैंने उसका हाथ उठाया, अपने होठों के पास लाकर धीरे से उस पर फूंक मारी। मेरी गर्म सांस उसकी त्वचा को हल्के से छू गई। क्रीम के ऊपर ठंडी सी हवा महसूस हुई। मैं तुरंत बोला,
ओह सॉरी, ये तो बस आदत है। क्लोई ने जल्दी से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, फिर बोली, मैं अब चलती हूँ। मैंने उसके लंच बॉक्स उठा लिए। चलो मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ, आज दोपहर मीटिंग है, इसलिए तुम्हें घर छोड़ नहीं पाऊंगा। क्लोई चुपचाप मेरे साथ चलने लगी। इस बार उसका मन भी हैरानी से बिल्कुल शांत था। मेरी कंपनी अभी छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस समय आमतौर पर लंच ब्रेक होता था और ऑफिस लगभग खाली रहता था, लेकिन आज जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं खुद चौंक गया। पूरा ऑफिस लोगों से भरा हुआ था। इतने लोग मैंने पहले कभी एक साथ नहीं देखे थे। क्लोई भी घबरा गई। इतनी सारी नजरें एक साथ उसी पर टिक गई थी, लेकिन उसके मन में फिर एक नई कहानी शुरू हो गई। हबी के कर्मचारी कितनी मेहनत करते हैं, क्या सब हमें देख रहे हैं? क्या इन्हें लगता है हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं? काश आज थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनकर आती। गलती हो गई, मैं अभी नई हूँ, थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं 2-3 बार और ऑफिस आऊंगी। हबी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? उन्होंने मना भी नहीं किया, मतलब उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं बार बार आऊंगी। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, चलो इन लोगों की परवाह मत करो, बस सब मेरी पत्नी को देखने के लिए उत्सुक हैं। इतना कहकर मैंने हल्के से अपना हाथ उसके कंधे के पीछे रखा, जानबूझकर पूरी तरह उसे छुआ भी नहीं। मुझे लगा शायद वो असहज हो जाएगी, लेकिन अचानक वो खुद एक कदम पीछे आई और सीधे मेरी बाहों में आकर खड़ी हो गई। उसका गर्म शरीर मेरे बाजू से लग गया। उसके मन में खुशी से आवाज गूंजी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। हबी कितने सज्जन हैं, सब कुछ इतना मुश्किल बना देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब चाल तो मुझे ही चलनी पड़ेगी। फिर उसका दिमाग फिर अपनी पुरानी पटरी पर लौट आया। हबी के एब्स कैसे होंगे? जरूर बहुत अच्छे होंगे। कब मुझे उन्हें छूने देंगे? चलो छूना नहीं, कम से कम एक बार देख ही लूं। मैंने पूछा, तुम खुद गाड़ी चलाकर आई हो? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, फिर वापस ऑफिस लौट आया। लेकिन क्लोई सीधे घर नहीं गई, वो ओलिविया से मिलने चली गई। पिछली बार खरीदे हुए कपड़े अब भी उसकी अलमारी के सबसे नीचे पड़े थे, एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुए। उसे रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे सच में एक सलाहकार की जरूरत थी। ओलिविया एक अमीर परिवार की लड़की थी, उसे पैसों की कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। अब वो सोशल मीडिया पर मेकअप और खाने पीने की वीडियो बनाती थी। क्लोई कैफे पहुंची। ओलिविया ने मुस्कुराकर कहा, अरे आज क्या खाओगी और अभी कहाँ से आ रही हो? क्लोई बोली, अभी अभी अपने हबी के साथ खाना खाकर आई हूँ, सोचा तुमसे भी मिल लूं। कॉफी नहीं पीऊंगी, यम्बी ने अभी चाय पिलाई है। ओलिविया हंस पड़ी, वाह, यहाँ सिर्फ अपनी शादी का शो ऑफ करने आई हो? फिर मजाक में बोली, मुझे समझ नहीं आता ईथन खुद को कैसे रोक लेते हैं। इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम बीवी, 2 साल से शादीशुदा, फिर भी दोनों ऐसे रहते हो जैसे स्कूल के बच्चे हों। मुझे तो मेसन से पूछना पड़ेगा, कहीं तुम्हारा पति सिर्फ दिखने में हीरो तो नहीं? क्लोई तुरंत नाराज हो गई, ऐसी बात मत करो, मेरे पति में कोई कमी नहीं है। ओलिविया ने जल्दी से हाथ जोड़ दिए। ठीक है, सॉरी, मेरी जुबान फिसल गई। फिर वो थोड़ा झुकी धीरे से बोली, चल तुझे कुछ दिखाती हूँ। क्लोई घबरा गई, मुझे पहले कोई अच्छा बहाना चाहिए, अभी मैं ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओलिविया ने माथा पकड़ लिया, से कैसे काम चलेगा? अगले महीने समर ब्रेक है, उन्हें कहीं घूमने ले जा, एक बड़ा बेड वाला कमरा बुक करना, फिर बहुत मौके मिलेंगे। क्लोई ने सिर हिलाया, नहीं, समर ब्रेक में उनकी कंपनी बहुत बिजी रहती है, वो कहीं नहीं जा पाएंगे। ओलिविया बोली, तो फिर पहला कदम खुद बढ़ाओ, अब ये दूरी खत्म कर दो। क्लोई ने गहरी सांस ली, ठीक है, लेकिन मुझे ठीक ठीक बताओ, मुझे करना क्या है? उधर मैं ऑफिस में देर तक काम करता रहा, रात के 8 बज चुके थे। मैंने कर्मचारियों के साथ जल्दी जल्दी फास्ट फूड खाया, फिर और फाइलें देखने बैठा, लेकिन दिमाग में बार बार दोपहर वाला दृश्य घूम रहा था। क्लोई 10 लंच बॉक्स उठाए मुस्कुराते हुए मेरी तरफ चली आ रही थी। आखिरकार मैंने फैसला किया, आज जल्दी घर चलता हूँ। मैं कार में बैठा कुछ पल सोचा, फिर क्लोई को फोन मिला दिया। उसने तुरंत कॉल उठा ली। मैंने पूछा, लेट नाइट स्नैक खाने चलोगी? वो बोली, मैं अभी घर पहुंच रही हूँ, वैसे मुझे अभी अभी ज्यादा भूख नहीं है। लेकिन उसके मन में घबराहट शुरू हो गई, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या आज रात हबी के साथ खाने का मौका चला जाएगा? हंस पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं घर पहुंच रहा हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। क्लोई की आवाज में खुशी साफ सुनाई दे रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कार के रियर व्यू मिरर में अपनी मुस्कुराती हुई शक्ल देखकर मैंने बेबस होकर सिर हिला दिया। ईथन, तुम रिश्तों के मामले में सच में बिल्कुल अनाड़ी हो। कुछ ही देर बाद मैं घर पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने देखा कि क्लोई सोफे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो तुरंत खड़ी हो गई। तुम आ गए? हाँ, अभी आया हूँ, वह मीठी सी मुस्कान के साथ बोली। पहले नहा लोगे? मैंने घड़ी देखी, अभी तो काफी जल्दी है। अगले ही पल उसके मन की आवाज फिर मेरे कानों में गूंजने लगी। आज मैंने जानबूझकर पड़ोस वाली प्यारी लड़की जैसा लुक चुना है, पता नहीं हबी को पसंद आएगा या नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने पूछा, एसी ज्यादा ठंडा तो नहीं चल रहा? इस बार मैंने बिना झिझक अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हल्के से हाथ फेर दिया। क्लोई ऐसे शर्मिंदा हो गई जैसे वो लगा हो कि मैंने उसके सारे राज पढ़ लिए हों। उसने धीरे से सिर हिलाया, नहीं सब ठीक है, मैंने ही एसी थोड़ा बढ़ा दिया था ताकि ज्यादा ठंड न लगे। मैं बोला, मैं कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आता हूँ, तो फिर मैं अभी नहीं नहाऊंगा। कुछ कदम चलने के बाद मैं अचानक वापस मुड़ा। उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद भी नीचे से उसकी मन की चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। हबी ने मेरी तारीफ की, हबी ने कहा मैं सुंदर हूं। वह बार बार वही बात दोहराए जा रही थी। खुशी से उसका मन किसी छोटे बच्चे की तरह उछल रहा था। मैंने जल्दी से एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहन ली। जब नीचे आया तो देखा क्लोई ने भी कपड़े बदल लिए थे। कमाल की बात यह थी, हम दोनों ने टी शर्ट पहनी थी। मेरी काली उसकी सफेद, दूर से देखने पर हम बिल्कुल मैचिंग कपल लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या खाना है? वह बोली, काफी रात हो गई है, क्यों ना कांजी खाएं। कॉम्प्लेक्स के सामने एक नई कांजी की दुकान खुली है, काफी अच्छी लग रही थी। मैंने पूछा, तुम अक्सर रात में बाहर खाने जाती हो? उसने सिर हिलाया, कभी कभी अगर लैब से बहुत देर हो जाए या रात को पढ़ते पढ़ते भूख लग जाए तो एक कटोरा कांजी खा लेती हूँ। हल्की गर्मियों की हवा, उसके बालों
की लटों को उड़ा रही थी। हम दोनों रात की शांत सड़क पर साथ साथ चल रहे थे। मौसम बेहद सुहाना था, ऊपर आसमान तारों से भरा हुआ था और हम दोनों का मन भी उतना ही शांत और हल्का था। चलते चलते क्लोई रास्ते की हर दुकान की तरफ इशारा करके बड़े मन से मुझे उनके बारे में बताने लगी। उसे देखते देखते मुझे हमारी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए। उस समय वह अक्सर पूछती थी, यथन लेट नाइट स्नैक खाने चलोगे? और मैं हमेशा यही जवाब देता था, नहीं, डेडलाइन है, तुम अकेले चली जाओ। उस समय मैं उसके लिए दूसरी बार नजर उठाकर देखने तक का समय नहीं निकालता था। यह सोचकर मैं अनजाने में उसे थोड़ा और देर तक देखने लगा। वह रुक गई, फिर अपने चेहरे को हाथ लगाकर बोली, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मैं मुस्कुराया नहीं। लोग तुम्हें हमेशा कहते होंगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो। कुछ ही सेकंड में क्लोई का चेहरा लाल सेब जैसा हो गया। उसकी नजरें इधर उधर भागने लगी। हकलाते हुए बोली, सच में? फिर बहुत धीरे से मेरी तरफ देखकर फुसफुसाई, अगर मैं इतनी खूबसूरत हूं तो क्या मेरा हाथ पकड़ोगे? वैसे भी तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर ईमानदारी से बोला, मुझे लड़कियों के साथ ज्यादा अनुभव नहीं है। मुझे डर रहता है कहीं मैं जल्दीबाजी करके तुम्हें डरा न दूं। इसलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे बता दिया करो। अगले ही पल हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। क्लोई खुशी से जुड़े हुए हाथों को झुलाने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। मुझे लगा शायद उसने मेरी आधी बात भी नहीं सुनी। वह इतनी घबरा गई थी कि कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही हम बैठकर खाना खाने लगे, उसने अचानक मेरी तरफ देखा। तुमने कहा था मैं सीधे बोल सकती हूँ, तो मैं सीधे बोलती हूँ। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, फिर भी सिर हिलाया। हाँ बोलो। वह बोली, हमारे मम्मी पापा चाहते हैं कि हम जल्दी बच्चा करें। पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। मैंने कहा था सीधे बोलना, लेकिन इतना भी सीधे? बात शुरू होते ही सीधे बच्चे पर पहुंच गई। तभी मुझे एहसास हुआ क्लोई और मुझ में सबसे बड़ा फर्क क्या है। वह मासूम थी, बेवकूफ नहीं। बस उसकी दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। मैं बिजनेस की दुनिया में हर वक्त लोगों से लड़ते भिड़ते आगे बढ़ा था और वो सीधी सादी थी। जब मैं चुप रहा तो उसने सिर टेढ़ा कर लिया। उसके मन की आवाज फिर सुनाई दी, क्या मैंने बहुत ज्यादा सीधे बोल दिया? लेकिन इसे घुमा फिराकर कह भी तो नहीं सकते। फिर उसने जोर से कहा, कल हम तुम्हारे मम्मी पापा के साथ डिनर कर रहे हैं, भूल तो नहीं गए? असल में शादी के 2 सालों में हम चाहे जितने दूर रहे हो, हर महीने एक बार हम मेरे माता पिता के साथ खाना जरूर खाते थे। मैंने सिर हिलाया। याद है, कल मैं तुम्हें घर से ले लूंगा। वैसे कल दोपहर तुम्हारी क्लास नहीं है? नन नहीं, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर उसने धीरे से कहा, बस पहले से बता रही हूँ, कल शायद फिर बच्चे की बात होगी। उसके मन की आवाज फिर गूंज उठी, हबी को मेरा टाइम टेबल याद है। मतलब वो मेरी परवाह करते हैं। अगर परवाह करते हैं तो उनके दिल में मेरी जगह है, और अगर दिल में जगह है तो वो मुझे पसंद भी करते होंगे। फिर उसने खुद ही सोचा, अच्छा हुआ पहले ही बता दिया। कल अगर मम्मी पापा बच्चे की बात करें तो बाद में हबी मुझे दोष नहीं देंगे। पहले तो हम हमेशा बिजी होने का बहाना बना देते थे, लेकिन अब शायद वो मानेंगे नहीं। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ, माँ पापा इतने समय से हम पर बच्चे का दबाव डाल रहे थे, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं सुना। मतलब हर बार बार क्लोई अकेले ही सब संभालती रही। उसी समय मिट्टी के बर्तन में गर्म कांजी आ गई, उठती हुई भाप के बीच। मैंने देखा क्लोई मुस्कुराकर वेटर को धन्यवाद कह रही थी। कभी कभी मुझे सच में लगता था, इस मासूम चिपकू सी लड़की के अंदर कितनी बड़ी ताकत और कितनी गहरी अच्छाई छिपी हुई है। मैंने धीरे से कहा, अगर मम्मी पापा फिर बच्चे की बात करें तो उन्हें मेरे पास भेज देना, या बस कह देना कि मैं अभी तैयार नहीं हूं। क्लोई कुछ पल चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई, इतनी भी बुरी बात नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। बस 2 साल हो गए हैं और हमने कभी बच्चे की बात नहीं की। उन्हें शायद यही लगता होगा कि मैं अभी तक हबी के बिस्तर तक भी नहीं पहुंची। उसकी यह सोच सुनकर मुझे इतनी जोर से हंसी आई कि अपराध बोध भी गायब हो गया। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वह बड़ी उम्मीद से मुझे ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही हमारी नजर मिली वह फिर शर्माकर खिड़की की तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, तुमने कहा था विदेश में अकेली रहती थी, क्या तुम्हें अपनी पर्सनल स्पेस बहुत पसंद है? वह बोली, शुरू में मम्मी मेरे साथ रहती थी, फिर जब जब मैं वहां की जिंदगी में ढल गई तो अकेले रहने लगी। लेकिन उसके मन में एक अलग ही कहानी चल रही थी। हबी अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कहीं मैं ज्यादा सोच तो नहीं रही? मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद है, लेकिन अगर हबी कहें कि उनके कमरे में आ जाओ तो मैं मान जाऊंगी। रात हो गई है, सपने देखने में क्या जाता है। आज हबी कितने अच्छे लग रहे हैं, काश अभी उनके कमरे में शिफ्ट हो जाऊं। उसकी बातें सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। इतनी इज्जतदार प्रोफेसर और दिमाग में दिन रात यही सब चलता रहता है। लेकिन सच कहूं, वह बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उसे मन ही मन नए कमरे में जाने के बाद कौन सा पायजामा पहने, इसकी प्लानिंग करते हुए सुनता रहा। फिर मैंने सीधे पूछा, तो क्या तुम मेरे कमरे में शिफ्ट होना चाहोगी? मैं सच में पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हम एक ही कमरे में रहें। क्लोई की पहले से बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे उसे अपनी ही सुनाई न दे रही हो। मैं मुस्कुराया, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, अगर नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। हम शादीशुदा हैं, मुझे लगा एक कमरे में रहना सही रहेगा। वह घबरा गई, जल्दी से बोली, मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ। फिर शर्म से अपने होंठ ढक लिए, आंखें नीचे कर ली, धीरे से बोली, दाखिर 2 साल हो गए हैं, अगर हमें अपने रिश्ते पर काम करना है तो एक कमरा शेयर करना सही रहेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन जब तक हमारा रिश्ता उस मुकाम तक नहीं पहुंचता मैं तुम्हारे साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर उसके मन में फिर हड़कंप मच गया। क्या मतलब ये कुछ करेंगे ही नहीं? क्या मैं मोटी हो गई हूँ? क्या मैं अब आकर्षक नहीं रही? मुझे तो डर ये नहीं है कि ये कुछ करेंगे, मुझे तो डर है कि ये कुछ करेंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले उनके कमरे में शिफ्ट होती हूँ, ताकि बाद में सोच लूंगी, कुछ ना कुछ तरीका तो निकाल ही लूंगी। फिर उसका दिमाग एक बार फिर स्टॉकिंग्स की दुनिया में पहुंच गया, काली सफेद या न्यूड स्टॉकिंग्स। मैं हंसी रोकते हुए बोला, चलो खाना खाते हैं, सी फूड कांजी ठंडी हो गई तो मछली जैसी महक आने लगेगी।
कमरे वाली बात कल मम्मी पापा के यहाँ डिनर के बाद करेंगे। क्लोई ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया, जैसा तुम कहो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चलो जल्दी खाओ, कांजी ठंडी हो रही है। खाना खाने के बाद हम आराम आराम से टहलते हुए घर की तरफ लौटने लगे। अभी ज्यादा रात नहीं हुई थी। सड़कों पर अब भी गाड़ियों और लोगों की अच्छी खासी आवाजाही थी। चलते चलते हम कभी काम की बातें करते, कभी रोजमर्रा की जिंदगी की, तो कभी अपनी पसंद नापसंद के बारे में। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसकी मन की बातें सुने बिना भी हम दोनों घंटों आराम से बातें कर सकते थे। सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक लग रहा था। घर पहुंचकर हम दोनों एक एक करके ऊपर चले गए। गुड नाइट, क्लोई ने हमेशा की तरह शांत स्वर में कहा, लेकिन उसके मन में फिर तूफान मचा हुआ था। क्या हबी आज भी मुझे अपने कमरे में नहीं बुलाएंगे? वैसे भी मेरा सामान कितना है, बस कह दें तो मैं अभी शिफ्ट हो जाऊं। इस बार मैंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे भी थोड़ा समय चाहिए था इस बात को अपनाने के लिए कि अब मेरे बिस्तर पर कोई और भी मेरे साथ सोएगा। अगले दिन मैं पूरे दिन ऑफिस में व्यस्त रहा, लेकिन इस बार टौर समय होते ही घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक फूलों की दुकान दिखाई दी। मैंने गाड़ी रोकी और गुलाबों का एक खूबसूरत गुलदस्ता खरीद लिया। घर पहुंचा तो क्लोई पहले से तैयार होकर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने फूलों की तरफ देखा और बोली, माँ को लिली बहुत पसंद है। मुझे लगा ये प्रोफेसर विटमोर के लिए है। मैं मुस्कुराया, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ट्यूलिप पसंद है। आज नहीं मिले, अगली बार जरूर लाऊंगा। ये गुलाब तुम्हारे लिए है। वो एकदम ठिठक गई मेरे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए पसंद आए। वह मुस्कुराई, बहुत बहुत ज्यादा। उसके मन में खुशी का विस्फोट हो चुका था। हबी ने पहली बार मुझे फूल दिए हैं। मुझे इन्हें हमेशा के लिए संभाल कर रखना होगा। मैं इन्हें यूनिवर्सिटी ले जाऊंगी, प्रिजर्व करूंगी, फिर अपने ऑफिस में रखूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें इतने पसंद हैं तो मैं तुम्हारे लिए रोज फूल लाया करूंगा। वह तुरंत सिर हिलाने लगी। नहीं, इतनी फिजूल खर्ची मत करो। एक गुलदस्ता तो एक दो हफ्ते चल जाता है। फिर धीरे से बोली, अगर हर हफ्ते एक दे दिया करो तो मैं पूरे हफ्ते खुश रहूंगी। उसकी यह बात सीधे मेरे दिल में उतर गई, जैसे किसी शांत झील में किसी ने एक छोटा सा कंकड़ फेंक दिया हो। मैं मुस्कुराया, तो चलिए, खुश रहने वाली प्रोफेसर बेनेट, अब मेरे साथ घर चलें। दुनिया उसे प्रोफेसर बेनेट कहती थी, लेकिन जब मैं उसे इस नाम से बुलाता तो जाने क्यों उसमें एक अपनापन और हल्की सी छेड़छाड़ अपने आप आ जाती थी। वह मुस्कुराई जरूर। उसने बड़े प्यार से गुलदस्ता मेज पर रखा, फूलों की पंखुड़ियों को उंगलियों से हल्के हल्के सहलाया। उसकी मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। फिर उसके मन की आवाज सुनाई दी, ये 999वीं बार है जब मैं ईथन पर फिर से फिदा हुई हूँ। बस एक बार और फिर ये 1000 हो जाएगा। उसकी यह बात पहले सुनी हुई 998वीं बार वाली बात से भी ज्यादा सच्ची लगी। मैं उसे देखता रह गया। मेरा बेचैन दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने कहा, चलो, देर हुई तो मम्मी पापा चिंता करेंगे। क्लोई ने आखिरी बार फूलों को छुआ, फिर खुशी से छोटे खरगोश की तरह उछलती हुई मेरे पास आ गई। उसने धीरे से पूछा, क्या हम हाथ पकड़ सकते हैं? सिर्फ 4 शब्द, लेकिन उन्हें कहते हुए भी वह पूरी तरह जड़ हो गई। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने बिना झिझक अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया। शायद उसे मेरी इतनी शालीनता की जरूरत भी नहीं थी। सिर्फ इतना सा स्पर्श उसे घंटों खुश रखने के लिए काफी था। मेरे माता पिता का घर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। करीब आधे घंटे बाद हम वहां पहुंच गए। मैं उसका हाथ पकड़े हुए अंदर गया। प्रोफेसर विटमोर अपने फूलों में पानी डाल रही थी। हमें देखते ही मुस्कुराई, अरे वाह, हमारे महाराज आ गए। फिर उनकी नजर तो हमारे जुड़े हुए हाथों पर पड़ी। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत कहा, क्लोई इधर आओ, माए देखे जरा, कहीं फिर दुबली तो नहीं हो गई? क्लोई ने मुस्कुराकर कहा, माए, उसे मेरा हाथ छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वह आज्ञाकारी बेटी की तरह उनके पास चली गई। मैंने हंसते हुए कहा, सच में इतना पक्षपात वो क्लोई है, और मैं बस महाराज कमाल का भेदभाव है। माए हंस पड़ी। उनकी बात सुनकर क्लोई फिर शर्म से लाल हो गई। उसने झिझकते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराकर उसे भरोसा दिया। इतनी सी छेड़छाड़ और उसका चेहरा लाल। माए उसके गाल सहलाते हुए बोली, हमारी क्लोई की त्वचा कितनी गोरी है, धूप में ज्यादा मत घूमना। फिर मेरी तरफ मुड़ी, ईथन जाकर अपने पापा की रसोई में मदद करो। क्लोई तुरंत बोली, माए, मैं कर देती हूँ। ईथन अभी ऑफिस से आए हैं, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। अभी ऑफिस से लौटे हैं, इनसे खाना कैसे बनवा सकते हैं? मुझे तो बुरा लग रहा है। फिर अचानक उसका दिमाग दूसरी तरफ चला गया। लेकिन क्या हबी खाना बनाना जानते हैं? अरे, अब तो उनका बनाया खाना खाने का मन कर रहा है। मैं समझ गया, माँ जानबूझकर मुझे रसोई में भेज रही थी ताकि वो अकेले में क्लोई से बातें कर सके। मैं हंसकर बोला, ठीक है, मैं बना देता हूँ, आप लोग आराम कीजिए। क्लोई के मन में फिर खुशी फूट पड़ी। हबी सच में खाना बना लेते हैं, धन्यवाद। हबी घर जाकर मैं इन्हें मसाज दूंगी। लेकिन अगर इन्होंने मना कर दिया तो? मैं मन ही मन मुस्कुराया। अब तो मुझे इंतजार था, आज रात वह मसाज वाली बात कैसे छेड़ेगी। तो रसोई से पापा की आवाज आई, अरे महाराज आ गए। मैं हंस पड़ा। हाँ पापा, मदद करने आया हूँ। पापा बोले, क्लोई तुम जाकर ड्राइंग रूम में बैठो, आज तुम्हारी पसंद की गार्लिक रिब्स बनाई हैं। वह मुस्कुराई, ठीक है, जरूरत हो तो बुला लेना, मैं भी अच्छा खाना बनाती हूँ। मैंने पहली बार ध्यान से देखा। 2 साल की शादी में मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा क्लोई को प्यार करते थे। पापा ने मुझे देखते हुए कहा, क्या देख रहा है? वो तो कब की चली गई। तेरी हालत देखकर लगता है अभी शादी हुई है। रात का खाना हंसी मजाक में चल रहा था। तभी प्रोफेसर विटमोर ने कांटा नीचे रखा, सीधे मेरी तरफ देखा। ईथन, मेरा दिल बैठ गया। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था अब क्या आने वाला है। मैंने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए क्लोई की प्लेट में एक और गार्लिक रिब रख दी। उसे शर्माते देखना और उसके मन की खुशी सुनना डिनर को और मजेदार बना रहा था। माँ ने बिना घुमाए पूछा, अब तुम दोनों की उम्र भी कम नहीं रही तो बच्चा कब कर रहे हो? लो शुरू हो गया। माँ आगे बोली, रेबेका और एरन तो मिलते ही नहीं, इसलिए मैं उन पर दबाव नहीं डालती।
लेकिन तुम दोनों तो साथ रहते हो, फिर अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? क्लोई तुरंत बोली, माँ मैं यूनिवर्सिटी और लैब में बहुत व्यस्त रहती थी। माँ ने तुरंत टोका, उसकी तरफदारी मत करो, मैंने तुम्हारा टाइम टेबल यूनिवर्सिटी से निकलवाया है, तुम उतनी व्यस्त नहीं हो। मैं बीच में बोला, माँ पहले सच में बहुत काम था, कंपनी नई थी, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता था। माँ ने तुरंत पूछा, वो पहले की बात थी, अब कंपनी भी संभल गई है, अब क्या बहाना है? उधर क्लोई का मन फिर दौड़ने लगा। हाँ, अब क्या बहाना है? क्या हबी सच में बच्चा चाहते हैं? मैं तो जब भी वो चाहे तैयार हूँ। बाहर से वो बिल्कुल मासूम चेहरा बनाए बैठी थी, लेकिन उसके मन में फिर वही शरारती बातें चल रही थीं। क्या छोटी सी झूठी थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब काम थोड़ा कम है, लेकिन इतनी जल्दी मत कीजिए, सब कुछ अपने समय पर होने दीजिए। ज्यादा दबाव डालेंगे तो उल्टा मुश्किल होगी। मन में फिर आतिशबाजी शुरू हो गई। हबी का मतलब वो सच में बच्चा चाहते हैं। ठीक है, आज रात मेडिसन ने जो कुछ दिया था सब निकाल लूंगी। मैं हंसी रोकते रोकते थक गया। खाना खाने के बाद हमने कुछ देर मम्मी पापा के साथ टीवी देखा, थोड़ी देर बातें की, फिर घर लौट आए। पूरे रास्ते मैं इंतजार करता रहा कि क्लोई खुद मसाज की बात करेगी, लेकिन वह पूरे रास्ते चुप रही, यहाँ तक कि अपने मन में भी उसका जिक्र नहीं किया। घर पहुंचकर मैंने जानबूझकर कंधे घुमाए और उन्हें मलने लगा। इतना साफ इशारा शायद ही कोई समझने से चूके जैसी उम्मीद थी। उसने तुरंत नोटिस कर लिया। कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद धीरे से बोली, मैंने यूनिवर्सिटी की कुछ महिलाओं से थोड़ी मसाज सीख ली है, अगर तुम थके हो तो चाहो तो करके देखूं। लेकिन उसके मन में तो अलग ही कोहराम था। मैं बहुत अच्छी हूँ, प्लीज एक बार ट्राई कर लो। हबी प्लीज, अगर तुमने मना कर दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। पता नहीं हबी को पसंद आएगा या नहीं, अगर उन्होंने कमरे में ही नहीं आने दिया तो। अरे दिल तो ऐसे धड़क रहा है जैसे सारी तितलियां मरकर गिर रही हों। फिर उसके मन की आवाज मेरे कानों में गूंजी, हबी दरवाजा खोलो, हबीज भी मुझे अंदर आने दो, तुम्हारी पत्नी बाहर खड़ी है। क्या सच में तुम्हें अपनी पत्नी नहीं चाहिए?